नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का 2021 का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कम समय है तो हम प्री वाले जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा पेपर किस प्रकार का आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। पेपर का पैटर्न पता करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था को मतलब देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2021 में भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि पेपर का मतलब पैटर्न पता चल जाता है, किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो भी परीक्षा में अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्रमांक 35 है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है कथन, जहाँ तक कि विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपर तथा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। ठीक है, तो ये बात तो वैसे सत्य है। आगे पढ़ते हैं, दूसरी बात कैसी है, क्योंकि भारत में जो है संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पहला तो कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, भारत में संसद की विधि अधिनियम के संशोधन, चलो मैं इसे हटा देता हूँ, अब पढ़ते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की वैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी गलत आते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाए। इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है, तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है उत्तर ए सही है। उसके बाद संप्रभुता यूके के संविधान का एक सिद्धांत है और ये ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकता है। भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है, तो ये विकल्प ए में दिया हुआ था, क्योंकि कुछ विधि निर्माण राज्यों के सहयोग आवश्यक है, यानी कि बहुत से विधि निर्माण के लिए राज्यों का सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है ना। और इसकी व्याख्या नीचे कुछ दी हुई है यहाँ पे। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, विभिन्न अनुच्छेदों को सम्मिलित करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कानूनों की वैधता की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों के क्षेत्र को कम करता है, इसलिए विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, है ना। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के इन दोनों के क्षेत्रों को उसने कम कर दिया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है संविधान में फेरबदल नहीं कर सकता। फेरबदल भारत की संसद कर सकती है संविधान के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 36 है हमारा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 36 में दिया हुआ है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यहाँ पे, एन गोपालस्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो सही है फिलहाल। उसके बाद है अगला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया। हाँ, ये बात भी सही है, प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया था। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये एक और दो, दोनों तो सी वाले में ये हैं दोनों, और इसकी व्याख्या दी हुई है उत्तर की। ठीक है, तो इस व्याख्या को भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, अयंगार 29 अगस्त 1947 को नियुक्त भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय मसौदा समिति का हिस्सा थे, यानी कि 7 सदस्यों
की जो समिति थी, तो ये भी उस समिति के हिस्सा थे। श्री एन गोपाल स्वामी अयंगार ने 1950 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन की सिफारिश की। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो थी 1966 के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। तो आप उत्तर की व्याख्या से समझ गए होंगे, ये दोनों विकल्प जो हैं बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या हम 37 की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 में दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो ये तो अनुच्छेद 21 में है, आपको पता है निजता, है ना। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या निजता का मतलब संबंध किस अनुच्छेद से है संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 21 से है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। और ये किस भाग में है, तो अनुच्छेद के भाग 3 में है, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, निजता का अधिकार। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है प्रश्न संख्या 38 देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचित क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। उसके बाद कह रहा है दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ये बात सही है, देवीलाल ने 3 जगह से चुनाव लड़ा था। ठीक है, 1991 में। उसके बाद कह रहा है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी उस निर्वाचित क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह निर्वाचित क्षेत्रों में विजयी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो यहाँ पे वैसे विकल्प 2 वाला सही होना चाहिए, है ना। 1991 में लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ठीक है, व्याख्या उत्तर की। ठीक है, तो इसमें दिया है ऑप्शन बी सही था, उत्तर बी, है ना। आरपीए की धारा 333(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। 1966 तक अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति दी गई थी, जबकि आरपीए में 2 निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया था। 1966 से पहले मतलब 3 जगह तक मतलब 2 से अधिक जगह से कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था। तो देवीलाल जो थे उन्होंने 1991 में 3 जगह से चुनाव लड़ा था और 1966 के बाद कोई भी व्यक्ति 2 जगह से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो 1991 में लड़े थे, तो उस समय तक लड़ने का प्रावधान था, है ना। 2 से अधिक जगह से व्यक्ति लड़ सकता था। तो ये बात सही है, इसलिए विकल्प 2 सही हो जाता है। चलो इसे आगे भी पढ़ लेते हैं। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है तो उसे हर चुनाव के लिए चुनाव खर्च की एक अलग रिटर्न दाखिल करनी होगी जिसे उसने लड़ा है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव एक अलग चुनाव है। संदर्भ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 अतः केवल विकल्प 2 या कथन 2 सही है, यानी कि जो कि विकल्प बी में दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 38 था। 38 के बाद हम सीधे क्वेश्चन क्रमांक 39 देखेंगे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय
केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ये बात तो यहाँ पे गलत हो जाएगी। और पंचायती राज, ये चुनाव से संबंधित था पंचायतों के। उसके बाद है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी गलत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अनुसूचित जनजातियों की, है ना। तो ये जनजातियाँ ज़्यादातर जंगलों में निवास करने वाली थीं। तो इसके बाद इसकी व्याख्या दी हुई है, तो इस व्याख्या को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा उत्तर डी है हमारा। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों की मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न ज़रूरतों के लिए निर्भर थे। जनजातीय मामलों से संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। ये बात सही है ना। नोडल एजेंसी की बात उसमें भी की गई थी, तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या सीधे 40। ठीक है, देखते हैं 40 में कह रहा है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो पढ़ लेते हैं इसे। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। ठीक है, तो वैसे हमारा ऑप्शन अनुच्छेद 14 वाला है, लेकिन इसकी व्याख्या को सही से पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यायालय कानून की वैधानिकता संवैधानिकता पर निर्णय करके प्रशासन को विवेकाधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन पर नियंत्रण का प्रयोग करता है, जिसके तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। इसलिए यदि कानून किसी प्रशासनिक प्राधिकरण को अस्पष्ट या व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14, है ना, अनुच्छेद 19 अन्य प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 की तो बात ही नहीं है, तो 14 है, तो 14 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी दिया है, और यहाँ पे दिया संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, लेकिन अदालतों ने उचित वर्गीकरण करने की अनुमति दी है, जहां कानून के तहत कानून वैध एक भेदभावपूर्ण कार्रवाई अभी भी समानता खंड का उल्लंघन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 14 था, मतलब वही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, है ना, ये में दिया था। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या सीधे 41। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है वो संघीय है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे 3-4 विकल्प दिए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं भली बात। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये बात तो सही है, ये वाला विकल्प बहुत हद तक सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संघ की विधायिका में संगठित इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो ये बात तो गलत है। उसके बाद सी में कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, जिसके संदर्भ में नीचे व्याख्या दी हुई है। इस व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है,
कह रहा है संविधान संघवाद की प्रमुख विशेषता हैं। सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, है ना। उसके बाद सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सरकार के, उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट हैं, इसीलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है। उसके बाद कह रहा है संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर की सरकार द्वारा एकतरफा नहीं बदला जा सकता है, यानी कि सरकार के जो स्तर को एकतरफा नहीं बदला जा सकता। इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है न्यायालयों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अंपायर के रूप में कार्य करता है। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों के प्रयोग में विवाद उत्पन्न होता है तो। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, भारतीय संविधान द्वारा अपनाई संघीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह सिद्धांत है कि राज्यों और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होंगे और इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका पूर्वेच्छा है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई थी ऊपर, तो हमारा इसलिए विकल्प ये वाला सही था। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत उसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोच्चतम रूप से परिभाषित करता है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी ब्राह्मण नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और उसकी एक संगठित सरकार है, तो ये राज्य कहलाता है। ये बात तो सही है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करते हैं, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने, अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो मतलब राज्य शब्द इसमें इस तरह की कोई बात की जिक्र नहीं है। तो हम देखते हैं अगला, इसमें दिया है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं, तो इस प्रकार की भी कोई व्याख्या नहीं मिलती है हमें राज्य के बारे में। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो इस बारे में भी हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें राजनीति विज्ञान में हमें जो परिभाषा मिलती है तो वो ये नीचे दी हुई है, इसके अनुसार हमारा विकल्प ए सही था। ठीक है, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द एक अधिक विशिष्ट और निश्चित अर्थ है। राज शब्द यहाँ पे दिया है, राज शब्द का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय या समाज है। इसे ही कानून बनाने का अधिकार विशेषाधिकार है। कानून बनाने की शक्ति संप्रभुता से प्राप्त होती है जो राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, तो ये वाली व्याख्या से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन क्रमांक 43, भारत में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बुलाया जा सकता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ने पर उस न्यायाधीश को अगर
सेना में निवृत्त कर दिया जाए, उसे रिटायर होने के बाद भी अगर उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ये बात सही है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये हमारा दोनों बातें सही हैं, तो विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। और इसके नीचे व्याख्या दी हुई है तो उसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, जिससे कि आप रिवीजन कर लें, या मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी इसकी। चलो पढ़ते हैं। उत्तर सी वाला सही था, मतलब दोनों मतलब सही थे, फर्स्ट और सेकंड वाले कथन। संविधान की अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद धारण किया हो, उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए बुला सकते हैं। यानी कि न्यायाधीश को बुलाया जा सकता है कार्य करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद। उसके बाद है, एक न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। और ये केरल उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रस्ताव को दोहराया है कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और साजी P चाली की खंडपीठ को एक समीक्षा याचिका के खिलाफ अपील के साथ सामना करना पड़ा। इसलिए कथन हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन क्रमांक हम 44 देखेंगे जल्दी से। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो ये बात तो सही है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त होती है हर व्यक्ति को, है ना। दोहरी नागरिकता हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अमेरिका वगैरह में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। तो ये बात सही है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं हम क्लियर करने के लिए। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वह राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। वंचित किया जा सकता है अगर उसने कोई देशद्रोही जैसे काम किए हैं तो, है ना। तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो ये दोनों गलत थे, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही मतलब सही है या सही हैं, तो हमारा केवल एक, तो विकल्प ए वाला सही है। ठीक है। भारत में केवल एकल नागरिकता है, एक ही प्रकार की। ठीक है। और इसके संदर्भ में इसकी व्याख्या दी हुई है, तो इस व्याख्या को भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। नागरिकता अधिनियम नागरिकता की अन्य श्रेणियां प्रदान करता है, जैसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता धारा 5 के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता धारा 6। ये मूल रूप से उन विदेशियों के लिए है जो भारत में बसना चाहते हैं, भारतीय नागरिकता चाहते हैं, या विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत लौटना चाहते हैं और इस देश में नागरिक के रूप में रहना चाहते हैं। इसमें कहा गया, यदि पंजीकरण या देशाईकरण का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व या किसी भौतिक तत्व को छिपाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है, उस नागरिक के अधिनियम या भाषण द्वारा खुद को स्थापित कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीन या अप्रभावित दिखाया गया है, तो उस नागरिक ने किसी भी युद्ध के दौरान जिसने इसमें भारत शामिल हो सकता है, अवैध रूप से व्यापार किया है या दुश्मन के साथ संचार किया है, तो वह नागरिक लगातार 7 साल की अवधि के लिए भारत से बाहर रहता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द की जा सकती है। अतः केवल विकल्प ए सही है।
यानी कोई व्यक्ति भारत से 7 साल तक बाहर रहता है, ठीक है, तो इस तरह की व्यक्ति की भी नागरिकता रद्द की जा सकती है, ठीक है। 45 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 45 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है, ठीक है। तो इसमें है 1 प्रतिवादी न्यायपालिका, ये बात गलत है। शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथकीकरण यानी कि शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। उदारवादी लोकतंत्र में जो लोकतंत्र में नियत है, सत्ता के सभी रूप लोगों की इच्छा में नियत है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की बुनियादी नींवों में से एक के रूप में कानून के शासन को बढ़ावा देता है। ये उनमें संयम के लिए एक वाहन के रूप में शक्तियों को पृथकीकरण की पुष्टि करता है। पृथकीकरण है ना, शक्तियों की यहाँ पे पृथकीकरण की बात हो रही है, पृथकीकरण की पुष्टि करता है और ये शक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनकी गरिमा के लिए एक शर्त के रूप में बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है, शक्तियों के पृथकीकरण वाला स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, शक्तियों का पृथकीकरण। उसके बाद इसमें हमारा क्वेश्चन क्रमांक है 46, देखते हैं 46 नंबर को। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो यहाँ पे दिया है समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाला हमारा ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पे इसकी व्याख्या दी है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत अनुच्छेद 39 कहता है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 47 सीधे। 47 में दिया है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है उसके बारे में बताना। ये विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों के पास है, ऐसा कुछ भी तो है नहीं। ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के पास है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सारे गलत हैं। ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है, ये भी बात गलत है। ये ना तो मूल अधिकार है ना विधिक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पढ़ते हैं हम, ये विधिक अधिकार तो है, ठीक है, जो सभी के पास है, किसी व्यक्ति के पास है। तो इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 ने संविधान में मौलिक अधिकारों पर अध्याय भाग 3 से अनुच्छेद 19A, F और 31 को हटा दिया। इसके बजाय इसके संविधान के भाग यहाँ पे है 12 के एक नए अध्याय, यहाँ पे नए अध्याय 4 में अनुच्छेद 301 को सम्मिलित किया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को उसके मौलिक अधिकार की स्थिति से वंचित कर दिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 301 के ये निर्देश देता है कि व्यक्तियों को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कानून के बिना कोई व्यक्ति संपत्ति से वंचित नहीं हो सकता। उसके बाद कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक विधिक अधिकार है और ये हर व्यक्ति के पास है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 48। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य ऑप्शन बी पे है और ऑप्शन ए पे है लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य का वैधानिक दर्जा प्राप्त था, है ना। तो ये वाला विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। और इसके बारे में और भी व्याख्या दी हुई है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब
इसे देख लेंगे। उसके आगे हमारा इधर भी दिया है क्वेश्चन क्रमांक 49 देखते हैं हम। ठीक है, चलो 49 पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, तो ये बात तो है नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, ऐसा कुछ भी नहीं, नाम मात्र की शक्तियाँ, तो ऐसी सरकार तो नहीं हो सकती। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों। उसके बाद है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, बनी हो, तो ये बात है वह, मतलब संवैधानिक सरकार ऐसी होती है जो संविधान की सीमाओं से बनी हो। ठीक है, और इसकी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। संवैधानिक सरकार का मूल तत्व है एक कानून का नियम, है ना, बुनियादी कानूनों का अस्तित्व जो सार्वजनिक कार्यालय धारकों और समाज के सभी सदस्यों यानी कि नागरिकों को संविधान की सीमाओं से परिबद्ध करता हो, किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर बांधता हो। वर्तमान में अधिकांश राज्य एक संविधान का लाभ उठाते हैं जो राज्य के संगठन, राज्य के भीतर सार्वजनिक कार्यालयों के बीच संबंधों, साथ ही व्यक्ति के मानव और नागरिक अधिकारों को निर्धारित करता है। ठीक है, और इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस मतलब पूरे फाइल का PDF लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा कर के इसे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो वहाँ पर आप PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके जाइएगा सीधे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग हर वीडियो।